हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? कदू अरे सर, सिर्फ आवाज ही आवाज आ रही है, आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? टेंटा। तो अब मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत अच्छे से। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। हाँ, ये तो हो गई ऐसे ही बात। बेटा, मैं आपका दोस्त, आपका यार, आपका प्यार, सब कुछ एज अ ट्यूटर, है ना? एज अ ट्यूटर, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? तो बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से जानते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऊतक के बारे में। तो सर, पिछला लेक्चर भी ऊतक के बारे में था, इसका पिछला लेक्चर भी ऊतक के बारे में था, तो फिर आज क्या नया है ऊतक में? तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज ऊतक में कुछ नया है, कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि ये कि आज हम जानेंगे कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में, कुछ आपके दोस्तों के बारे में। ये कैसी चीज है भाई? तो देखो, आज का लॉजिक ऐसा है कि पिछली क्लास में हम लोग जिस ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे पादप ऊतक, मतलब कि पेड़ पौधों के ऊतक के बारे में, ठीक है ना? कि जो कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बने होते हैं, वो ऊतक पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों में कौन कौन से किस किस तरह से पाए जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये वो ब्ला 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 ब्ला, ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को इसी ऊतक की कैटेगरी में, इसी ऊतक की कैटेगरी में ऊतक ही पढ़ेंगे, लेकिन बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। किसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करनी है? आज हम लोगों को चर्चा करनी है, आज हम लोगों को चर्चा करने का, बात करने का, आपसे मिलने जुलने का जो टॉपिक है, वो हम बात करेंगे जंतु ऊतक के बारे में, ठीक है? अब जंतुओं में हम लोग भी आ जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, किस किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं, इसकी गहन चर्चा, विशेष चर्चा, वो भी डायग्राम की सहायता से, चित्र की सहायता से बहुत ही मजेदार तरीके से करी जाएगी। बेटा, मैं आपको बता दूं, यह है आपका लेक्चर चौथा, ठीक है? कौन सा लेक्चर जाने वाला है? ये फोर्थ लेक्चर जाने वाला है, चौथा लेक्चर जाने वाला है। अगर आपको लेक्चर में सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझे ये ऐसी 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 ब्ला 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 फला 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 दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, मुझे ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आया, या मुझे इस चीज के बारे में जानना है। तो उस टॉपिक को लेकर के भी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये है उदय बैच क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। और आप सभी जो लोग पढ़ रहे हैं, वो आपके दोस्त जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये इंटरेस्टिंग जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं, उनको आप शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए, अब बस बहुत ज्यादा ये टाइम टाइम ना करते हुए आते हैं अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है आज का ऊतक, और ऊतक में हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में। और जंतु ऊतक में हम लोग पढ़ेंगे क्या? दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जंतु ऊतक में हम लोग कौन कौन से दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो यहां पर लिखा है। पहला एपिथेलियम, दूसरा संयोजी। संयोजी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक। तो क्या ये जंतु ऊतक दो ही प्रकार के होते हैं? क्योंकि सर यह तो यहां पर दो ही लिखे हैं, तो क्या हम लोगों को दो ही पढ़ने हैं? जी नहीं, आपको दो और पढ़ने हैं। टोटल जो जंतु ऊतक होते हैं वो बेटा वो 4 होते हैं। टोटल जो जंतु ऊतक हैं वो कितने हैं? 4 हैं। आज हम लोगों को एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा करनी है। जो बचेंगे 2, जिनका नाम है पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, उनको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोगों को एपिथेलियम और संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिथेलियम ऊतक के बारे में जानते हैं। क्या है ये एपिथेलियम ऊतक और कहां पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनमें भी कई सारे प्रकार होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। जैसे पादपों में एक के बहुत सारे प्रकार थे, चाहे वो विभज्य ऊतक हो, ठीक है, चाहे वो स्थायी ऊतक हो, फिर स्थायी ऊतक में भी चाहे वो सरल स्थायी ऊतक हो या वो जटिल स्थायी ऊतक हो, उसमें भी हम लोगों ने कई सारे प्रकारों को पढ़ा था, ठीक? तो इसी तरह से हम लोग जंतु ऊतक में एपिथेलियम के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे एपिथेलियम ऊतक के बारे में। देखो कहां है? अरे यहां तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, मत रहने दो। पहले हम देखते हैं बेटा ये जंतु ऊतक आखिर क्या वाला है, ठीक है?
तो ऊतक के बारे में तो हमको पता है क्या, एक पहली छोटी सी चीज जो आप सभी को पता रहती है, वो क्या पता रहती है कि जो हमारा शरीर है, कौन है हमारा ये जो प्यारा सा शरीर है, ये किससे बना होता है? शरीर की मौलिक इकाई, शरीर की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका है भाई, है ना। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है बच्चों? कोशिका होती है, सभी को पता है, ठीक। अब ये जो कोशिका है, तो बहुत सारी कोशिका, नंबर ऑफ कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या बना रही हैं? ऊतक बना रही हैं। क्या बना रही हैं? ऊतक बना रही हैं, ठीक है। और ये जो ऊतक बना रही हैं, ये बहुत सारे ऊतक मिल करके, कैसे? बहुत सारे ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ऊतक तंत्र को बनाते हैं, ठीक है। आप कह दो सर ये तंत्र क्या है? ये तंत्र भी क्या भला है भाई? ये सर ने क्या बता दिया? ऊतक तंत्र। अब ये ऊतक तंत्र क्या होता है समझते हैं इसको। पहले फिलहाल इतना देखते हैं कि ये जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना है? वो कोशिका से मिलकर के बना है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक। और बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? ऊतक तंत्र बनाते हैं। जैसे कि देखो यहां पर लिखा है, जैसे कि देखो ये लिखा है, जैसे कि हो गया पाचन तंत्र, जैसे क्या हो गया? पाचन तंत्र। जैसे हो गया श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी ऊतक हैं, जो भी सिस्टम है, वो कई सारी चीजें आपस में मिलकर के क्या बना रही हैं? श्वसन तंत्र बना रही हैं। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र का निर्माण हो रहा है। अब ये परिसंचरण तंत्र क्या है, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। परिसंचरण तंत्र का मतलब है रुधिर का, किसका? रुधिर का। हमारे शरीर में रुधिर का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना, ठीक है। तो रुधिर एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होता है। जैसे कि हम आप सभी को बताएं कि हमारे शरीर में दो तरह का रुधिर पाया जाता है। एक ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसको बोलते हैं वी ऑक्सीजनित रुधिर। और एक ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनित रुधिर। है ना ये इंटरेस्टिंग बात कि हमारे शरीर में जो रुधिर हैं वो दो तरह के रुधिर हैं। एक बेटा ऑक्सीजनित रुधिर होता है, और दूसरा, ठीक है, दूसरा अनऑक्सी कह सकते हैं या वी ऑक्सी कह सकते हैं। वी ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनित रुधिर है, ऐसे रुधिर में क्या पाई जाती है बेटा? ऑक्सीजन पाई जाती है। जबकि जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, ऐसे रुधिर में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक। तो ये जो हमारे शरीर में वी ऑक्सीजनित रुधिर है वो फेफड़ों में आता है, फेफड़ों के पास आता है। फेफड़ों के अंदर नहीं आता है, फेफड़ों के पास से होते हुए गुजरता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग किसी घर के बगल से होते हुए, किसी गली से होते हुए गुजरते हैं, है ना, समझ पा रहे होंगे किस गली की, किस मोहल्ले की बात हो रही है, वो तो आप ही जान सकते हैं। तो उसी तरह से जो रुधिर है वो फेफड़ों के बगल से होते हुए गुजरता है। और ये जो इसके पास वी ऑक्सीजनित रुधिर के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों को दे देता है, ठीक है। और फेफड़े ऑक्सीजन, फेफड़ों के पास क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो वो ऑक्सीजन कहां जाती है? हमारे फेफड़ों में, ठीक। और वो फेफड़ों से कहां चली जाती है? फिर रुधिर में चली जाती है। तो रुधिर कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनित रुधिर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनित रुधिर हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा ले लेता है, फिर वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। पूरी प्रक्रिया है, इसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत लंबा विषय है ये। फिलहाल छोटे शब्दों में हम ये जानते हैं कि जो रुधिर है, कौन? जो रुधिर है वो, उसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। तो एक जगह से आ रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, ऑक्सीजन उसको मिल गई, फिर वो दोबारा हमारे हृदय में गया, फिर हृदय से फिर बाकी शरीर के दूसरे भागों में गया। तो ये पूरा का पूरा एक क्या है? सिस्टम है। क्या है? एक ये पूरा सिस्टम है, एक तंत्र है, जिसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र की भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र की तो विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके जो है ऊतक में भी है, ठीक है। जो चौथा जंतु ऊतक पढ़ना है उसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में
डीपली चर्चा करेंगे किस तरह से हमारा जो शरीर है वो तंत्रिका तंत्र जो है वो काम करता है, कैसे ही कोई हमको छू लेता है तो तुरंत पता चल जाता है ना। हम अचानक से पढ़ रहे, किसी ने आया हमको डरा दिया हु, तो हम डर गए, ये क्या हो गया, भूत आ गया क्या भाई, तो हम डर जाते हैं। हमारा हाथ कैसे ही गर्म पानी में जाता है तो तुरंत उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कैसे पता चलती हैं, कैसे ये सारी की चीजें हमको एहसास होती है, हमको महसूस होती है। कोई हमको छू रहा है, कोई हमको घूर रहा है। अब तो कोई घूर रहा है, उसमें तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, उसमें तुम्हारी आंखों का काम है। जब तुम उसको देखोगे तुमको घूर रहा है तभी तुमको पता चलेगा। क्या पता तुम भी उसको घूर रहे हो, है ना। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो यहां पर होने जा रहा है वो हम देख रहे हैं कि ऊतक तंत्र की बात कर रहे हैं। और ये जो तंत्र है ये कई तरह का तंत्र पाया जाता है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इतने सारे तंत्र जो है वो सब किससे मिलकर बने हैं मेरे बच्चों, ऊतक तंत्र से मिलकर के बने हैं। और जो ऊतक तंत्र है वो किससे बना है, वो ऊतक से बना है। और ऊतक भाई साहब किससे बने हैं, ये कोशिकाओं से बने हैं। और कोशिका क्या है, हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्या है, हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। फिलहाल हम आते हैं जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक क्या कह रहा है, चाहे वो भ्रूणी विकास हो, क्या हो, चाहे वो भ्रूणी विकास हो या रचना हो या कार्यों में समान कोशिकाओं के समूह को, किसको, समूह को अथवा परतों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। ऊतक क्या है, ऊतक क्या है, तो सीधी भाषा में समझेंगे बेटा, सीधी भाषा में समझेंगे कि ऊतक कोशिकाओं का समूह है। क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ऊतक क्या है, भ्रूणी विकास की बात करें, रचना की बात करें, किसी कार्य की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब क्या है बेटा, कोशिकाओं का समूह है अथवा उसकी परतें हैं। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेटा ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे ऊतकों के अध्ययन की, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा, ऊतकी या अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को ऊतकी कहते हैं। और ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह। एक शब्द में अगर कोई आपसे पूछेगा, कोई आपसे एक शब्द में पूछेगा बताओ ऊतक क्या होते हैं, आप क्या बताओगे, ऊतक कोशिकाओं का समूह है। जैसे कि हम यहां पर देखा हमने कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बना रहा है, ऊतक बना रहा है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जो कई ऊतक हैं, क्या, कई ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, ऊतक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो कई ऊतक मिलकर के अंग जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, यकृत, नेत्र आदि कई अंग का निर्माण करते हैं। और फिर वो अंग आपस में मिलकर के फिर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको अंग तंत्र कहते हैं, जो किसी विशेष कार्य को करते हैं। जैसे आंख किसी विशेष कार्य को करती है, यकृत किसी विशेष कार्य को करता है, हृदय किसी विशेष कार्य को कर रहा है, हमारा मुंह किसी विशेष कार्य को कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, हमारे हाथ किसी विशेष काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरे हाथ पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपके हाथ खेलने का काम कर रहे हैं, किसी और के हाथ किसी को मारने का काम कर रहे हैं, किसी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। सबका अपने अपने हिसाब से क्या है, काम है ना भाई। और वर्क ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं क्या है, उसको बड़े मन से करिए, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से। पाचन तंत्र हो गया, जो हम लोगों ने खाया वो सब बढ़िया से उसको पचाया, इसीलिए ऐसा खाओ जो पच सके, ऐसा ना खाओ जिसको तुम पचा ही ना पाओ। इसलिए बाहर का फास्ट फूड खाना बंद करो और घर का मम्मी के हाथों का बना हुआ दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ठीक, तो पाचन तंत्र हो गया। श्वसन तंत्र हो गया, हम लोगों ने श्वास लिया तो उसमें नाक की भी सहायता हुई, नाक के माध्यम से सांस अंदर गई। ठीक है, फिर श्वास नली के माध्यम से, ये श्वास नली के माध्यम से फिर यहाँ हमारे फेफड़े बने हुए हैं, उन फेफड़ों के अंदर हवा गई। तो ये सारी चीजों ने मिलकर क्या बनाया, श्वसन तंत्र बनाया। उसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र होता है, उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र होता है, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक, अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, किसकी बात करें, उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो बेटा क्या लिखा हुआ है, गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्सर्जन
तंत्र का। सर नहीं समझ में आया। बोलो सर समझ में नहीं आया, क्या लिखा है, ये मूत्रवाहिनियां क्या है, ये गुर्दे क्या है, मूत्राशय क्या है ये सब, क्या होता है ऊतक तंत्र। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। ये है आपका, मतलब आपका क्या, हमारा भी है, हम सभी का है, किसी एक का थोड़े है। कोई कॉपीराइट कर लिए हो क्या कि नहीं नहीं तुम्हारे पास नहीं है, ये खाली मेरे ही पास है। क्या है ये, ऊतक तंत्र है। क्या है ये, ऊतक तंत्र है। अब देखो ये पूरा का पूरा मैंने यहां पर लिखा कि ये क्या है, एक ऊतक तंत्र है। ठीक, तो किस तरह से इस तंत्र का निर्माण हुआ है, तो बेटा ये जो आप संरचना देख रहे हो इस तरह की, ठीक है, ये इसी तरफ भी है, दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी है। इसको क्या बोलते हैं, गुर्दे बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुर्दे। वो ये वही वाले गुर्दे हैं जो कहते हैं अच्छा ज्यादा गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, है ना, वरना तुम्हारी किडनी में हाथ डाल करके गुर्दे उखाड़ लेंगे। ये वो वाले गुर्दे नहीं है भाई साहब, ये इसको बोलते हैं किडनी अंग्रेजी में। क्या कहते हैं, किडनी। जो ज्यादा दारू लोग पी लेते हैं ना, या फिर ज्यादा दारू पीते हैं, उनकी यही किडनी खराब हो जाती है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, खराब हो जाने दो, एक किडनी खराब हो गई तो हम दूसरी से काम चला लेंगे, है ना। बहुत होशियार है भाई साहब, क्या ही बताया जाए, होशियारी की तो चरम सीमा की बात ही ना करो। हिंदी में इसको वृक्क भी कहते हैं और या फिर इसको गुर्दे भी कहते हैं। तो ये हो गए गुर्दे भाई साहब, क्या हो गए ये हो गए गुर्दे। इसी प्रकार से इन गुर्दों से ये जो पतली ट्यूब के आकार की, नलिका के आकार की जो ये संरचना यहां से निकल रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं, जिससे यूरिन मूत्र कहां से, वृक्क से होते हुए, किडनी से होते हुए, गुर्दों से होते हुए निकलता है। और इस थैले के आकार की संरचना में, ये थैले के आकार की संरचना में आकर के एकत्रित हो जाता है। इस थैले के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये गुर्दे हो गए, ये मूत्रवाहिनी हो गई, जो गुर्दे से जो यूरिन या मूत्र जो बन रहा है उसको लेकर के आने का काम कर रही है, और कहां पर आकर के इकट्ठा कर रही है, मूत्राशय में आकर के इकट्ठा कर रही है। तो गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, ये तीनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि सिर्फ कोई एक चीज, सिर्फ गुर्दे से उत्सर्जन तंत्र बन जाएगा ऐसा नहीं है, सिर्फ मूत्र वाहिनियों से उत्सर्जन तंत्र को बना लेंगे नहीं। किसी भी तंत्र को, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कई सारे लोग मिलकर के कार्य करते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र को बनाने के लिए गुर्दे, मूत्र वाहिनियां और मूत्राशय ये आपस में मिलकर के काम करते हैं, और परिणाम स्वरूप किसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जब भी ये तंत्र का नाम आएगा, जब भी तंत्र का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, तंत्र का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब, सिस्टम का मतलब क्या है, यहां पर कोई एक चीज नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं। क्या है, यहां पर बहुत सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक कार्य को करते हैं। ये नहीं कि बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य को कर रहे हैं, एक ही कार्य को करते हैं, एक कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग मिलकर के किसी एक कार्य को कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें मिलकर के किसी एक का निर्माण करती हैं, उसको क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा सिस्टम है, इसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अंग्रेजी में इसको कहते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर अंग्रेजी में लिख दो भाई, तो क्या है ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार की बात करते हैं कि भाई साहब ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं उसके प्रकार की जब बात करेंगे तो वहां पर 4 तरह के हमको जंतु ऊतक मिलेंगे। ये 4 तरह के जंतु ऊतक यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, पहला एपिथीलियम है। पहला क्या है, पहला एपिथीलियम है। ठीक है, जो ये वाला है इसको क्या कहते हैं, एपिथीलियम कहेंगे।
ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला वाला क्या है बेटा, एपिथेलियम है। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, ये क्या है बेटा, ये संयोजी है। कौन सा ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो तीसरा वाला है इसको पेशीय ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो चौथा वाला है बेटा इसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो 4 प्रकार के ऊतकों की हमको यहां पर चर्चा करनी है, एपिथेलियम, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। ये चित्र है, यहां पर ये सबके नाम लिखे हुए हैं, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये इनके डायग्राम है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हर चीज अगर समझ में आ जाएगी तो तुम होशियार हो जाओगे, है ना। और मेरा काम क्या है, मेरा काम है तुमको होशियार बनाना। तो जब आपका काम होशियार बनाना है तो ये मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आएंगे भाई, रुको जरा। अच्छे लोग और अच्छी चीजें हमेशा देर में समझ में आती है ना। तो थोड़ा सा समय दो और इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके दिमाग की जो परतें हैं वो एक एक करके आपके दिमाग की परतें खुलेंगी, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपको वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो तुमने शुरुआत में पढ़ा होगा उसको तुम भूल जाओगे, है ना। उसके लिए तुमको क्या करना है, उसके लिए तुमको फिर दोबारा रिवीजन करना है, दोबारा वीडियो को देखना है। लेकिन दोबारा जब वीडियो को देखोगे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठोगे, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो दिमाग में घुसेगा नहीं। तो दिमाग में चढ़ाना है, अगर किसी चीज को समझना है तो लेक्चर तो सुनना ही सुनना है, लेकिन साथ में क्या करना है, लिखते जाना है। पहली बार में नहीं, दूसरी बार में थोड़ी मेहनत कर लो, है ना। देखो भाई क्या कह रहा है, कौन सा ऊतक है, ये नंबर 1, ये नंबर 1 तुम्हारी तरीके हंसता हुआ ये छोटा सा एक बालक हंस रहा है, कह रहा ही हा हा हा। हमको पता है तुम कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, इसीलिए तुमको देख करके ये हंस रहा है। एपिथेलियम ऊतक के बारे में हमको चर्चा करनी है बेटा। एपिथेलियम ऊतक को अगर हम एक लाइन में समझाएं, यहां बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है, उस पर ध्यान मत दो, पहले मेरे ऊपर ध्यान दो, क्योंकि हम लग रहे हैं क्या, बहुत स्मार्ट, है ना। तुमसे ज्यादा नहीं, तुम ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। देखो एक लाइन में अगर हम लोग एपिथेलियम ऊतक को समझेंगे तो इसका मतलब ये, हमारे शरीर में, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे हमारे फेफड़े हो, चाहे हमारा हृदय हो, ठीक है, चाहे श्वास नली हो, चाहे आहार नली हो, चाहे हमारा अमाशय हो, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी हमारे शरीर में हो वहां पर एपिथेलियम ऊतक पाया जाएगा। क्योंकि उसकी जो परत है, जो उसकी ऊपरी परत है, ऊपरी, जैसे ये त्वचा, अब ये त्वचा, ये तो मान लो यहां पर लेयर बाई लेयर, बहुत सारी लेयर। भाई आपको अगर, क्यों, अब आपको मान लो गलती से या तुम्हारे किसी बहुत अच्छे दोस्त ने तुमको यहां पर मार दिया या तुमको ढकेल दिया तो तुम गिर गए, है ना। अब गिरने के बाद तुम उठे, देखा चोट लग गई यार। अभी तुमने देखा यार ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ा छिला है, लेकिन खून नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो स्किन है, जो त्वचा है ना, यहां पर बहुत सारी परतें हैं, है ना। हल्की सी एक परत है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, बहुत सारी परत है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, जितने भी अंग हैं, और जो अंग, जैसे पाचन तंत्र है तो अमाशय से मिलकर बना है, आहार नाल से मिलकर बना है, हमारा ये मुख और इसके मुख के अंदर जो मुख गुहा है उससे मिलकर बना है। अब जैसे मुख गुहा, जैसे जीभ है, अब जीभ में हल्की सी भी खरोंच लग जाएगी तुरंत खून आने लगेगा। तो जो सबसे ऊपरी परत है वो किसकी बनी, एपिथेलियम की बनी है। ये श्वास नली है, ये अंदर यहां नहीं, ये तो स्किन है, इसके अंदर क्या है, ये श्वास नली है। श्वास नली में हल्की सी खरोंच आ गई तो क्या, खून आने लगेगा। तो वहां पर एक ही परत है, और किसी भी अंग की जो एक परत होगी, जो पहली परत होगी बेटा, वो क्या होगी, एपिथेलियम ऊतक होगी। इससे ज्यादा सरल परिभाषा बेटा कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आप अगर यहां समझोगे तो वही लिखा है। देखो, जंतु के शरीर को ढकने के लिए या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं उनको बेटा क्या कहते हैं, एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। शरीर, जंतु के शरीर को ढकना हो, ठीक, किसे ढका, हमारी त्वचा से ढका है, ठीक, या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करनी हो तो ये बाह्य रक्षा भी, बाहरी रक्षा भी उनको प्रदान कर रहा है। हमारे जो अमाशय, वो हमारे पेट इसके अंदर है ना, अमाशय, तो ये बाहर की जो त्वचा है वो क्या कर रही है, वो बाह्य रक्षा प्रदान कर रही है। हमारे हृदय है, वो बेचारा हृदय हमारा यहाँ अंदर जो है धड़क रहा है ना, अब भले वो किसी और के लिए धड़क रहा है लेकिन धड़क तो रहा है ना, तो वो अंदर है, अभी इतनी जल्दी चोट नहीं लगेगी, है ना।
कभी कभी ऐसी भी चोट लग जाती है कि पता नहीं चलता है, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। हाँ सही पकड़े हो, इधर आओ। अच्छा, जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों को, मतलब सभी अंगों को, बहुत से अंगों और गुहिकाओं को मतलब अंग्रेजी में कहते हैं केविटी, मतलब गुहा, मतलब रिक्त स्थान, मतलब रिक्त स्थान, गुहाओं को क्या करते हैं, ढकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अंग हैं उन सभी अंग की जो पहली परत है, क्या है, पहली परत, जिसको आप अंग्रेजी में शुद्ध भाषा में जानते हो लेयर, है ना, नाम सुना होगा लेयर या फिर परत। जो पहली परत है वो बेटा किसकी बनी है, वो एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। चाहे वो त्वचा हो, चाहे मुंह हो, चाहे आहार नली हो, चाहे रक्त वाहिनी हो, या फिर फेफड़ों की कुपिकाएं हो, या वृक्कीय नली हो। ये तो कुछ उदाहरण दिए हैं। शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, हर अंग की जो पहली परत है उसकी जो बाह्य रक्षा कर रही है, वो बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले या उसके शरीर को ढकने के लिए जो ऊतक होते हैं बेटा, वो कौन से ऊतक होते हैं मेरे बच्चों, कौन से ऊतक होते हैं, एपिथेलियम ऊतक होते हैं। ठीक, अब ये जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं ना, ये बड़ा कई प्रकार के होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं हैं वो बेटा एक दूसरे से सटी होती हैं। कैसी रहती है, एक दूसरे से सटी रहती है, मतलब एकदम जुड़ी रहती हैं, जगह नहीं देती हैं। और इन कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो बहुत कम स्थान पाया जाता है। ठीक है, जो, अच्छा मेरे को बताओ आप लोग, जो इन कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को अंतरकोशीय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरकोशीय, अंतर पढ़ा चुका हूं ना मैं, बता चुका हूं, कई बार बताया है। क्या कहते हैं उसको, अंतरकोशीय स्थान कहते हैं। ठीक, वो स्थान क्या है बेटा, बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत कम होता है। अब हम इसके अगर प्रकार की चर्चा करेंगे, किसके प्रकार की, इस एपिथेलियम ऊतक के प्रकार की चर्चा करेंगे, तो बेटा इसकी संरचनाएं हैं जो वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और कार्यों के आधार पर और उनके आकार के आधार पर, कार्यों के आधार पर और आकाश, ये किसका नाम लिख दिया मैंने भाई, बहुत याद आ रही है आकाश की, है ना, आकार के आधार पर, किसी का नाम आकाश तो नहीं है, आकार के आधार पर कितने प्रकार के मिल जाएंगे, 4 प्रकार के मिल जाएंगे। नंबर 1 सलकी, ये सनकी नहीं है, जो समझो सनकी है, सलकी लिखा है, ला बना है, कह दो ले सर कह रहे हैं सनकी, सनकी वाली एपिथेलियम कोशिकाएं भी होती हैं क्या, है ना, जैसे तुम लोग सनक जाते हो, है ना, किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, सनक गया ना तो समझ लेना ये वो सनकी नहीं है, क्या ये सलकी है। सलकी एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार या पक्षमाभी, पक्षमाभी का मतलब बेटा सीलिया। अगर आप लोग सीलिया को समझ पा रहे होंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है पैरामीशियम। देखा है आप लोगों ने, जो पैरामीशियम होता है ना, जो पैरामीशियम का शरीर है वो कैसा होता है, उसके बाहर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया मतलब छोटे छोटे हेयर, सीलिया मतलब छोटे छोटे बाल, है ना। अब ये सर वाले बाल नहीं है तुम्हारे, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तुम्हारी भाषा में इसको क्या कहते हैं, पक्षमाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षमाभ कहते हैं इसको, ठीक है। तो तुम क्या याद रखोगे, छोटे छोटे बाल नहीं याद रखोगे, ठीक है, तुम क्या याद रखोगे, पक्षमाभ याद रखोगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पक्षमाभी एपिथेलियम भी कहा जाता है, नहीं तो स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहा जाता है। चौथा हो गया स्वरित सलकी एपिथेलियम। अब ये स्वरित क्या है, देखो ध्यान दो, जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा है, सलकी एपिथेलियम, है ना, तुम्हारा सनकी एपिथेलियम, और यहां पर भी लिखा है सलकी एपिथेलियम। देखो यहां पर भी क्या लिखा है, सलकी एपिथेलियम। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये सिर्फ सलकी नहीं है, ये जो है क्या हो गया, ये सिर्फ सलकी नहीं है, ये कैसा है बेटा, ये स्वरित सलकी है। कैसा है ये, स्वरित। अब ये स्वरित का मतलब क्या है, मतलब ये यहां पर बेटा परतों का निर्माण करेगा। क्या करेगा, परतों का निर्माण करेगा। अब परतों का निर्माण करेगा, अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जहां पर लेयर लेयर
लेयर बाय लेयर पाई जाती है, बहुत सारी लेयर, बहुत सारी परतें पाई जाती है। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ जरा, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? यहीं से हमको इसका उदाहरण पता चल जाएगा कि जो त्वचा है, स्किन, त्वचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना, जिसका धूप में, जिसकी बेचारे बच्चों की स्किन खराब हो रही है, जो त्वचा है, जो स्किन है, काले हो जा रहे हैं लोग, है ना। वैसे काला होना कोई बुरी बात थोड़े है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, लेकिन हमारा दिल कोई लेता ही नहीं है, बड़ी समस्या है यार, क्या बताया जाए। तो परतों का निर्माण है जो कर रहा है वो क्या हो गया, वो स्वरित सल्की हो गया। और जहां परत नहीं है, जहां पे परत नहीं है, सिर्फ एक ही लेयर है, सिर्फ एक ही परत है, वो हो गया सल्की। तो सल्की एपिथेलियम का मतलब क्या हो गया, यहीं पे सब समझ लेते हैं, है ना। सल्की एपिथेलियम का मतलब क्या होगा, एक परत पाई जाएगी। कितनी परत पाई जाएंगी, एक परत पाई जाएगी, ठीक है ना। छोटे छोटे बाल हटा दें, ये तुमको समझाने के लिए बताया था, पता चले तुम एग्जाम में लिखा हो छोटे छोटे बाल। और ये पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम उदाहरण है। क्या है पैरामीशियम, ये उदाहरण है ना, ठीक है। पैरामीशियम की जो बाहर की जो लेयर होती है, जो बाहर की स्किन होती है, वहां पर जो है ये छोटे छोटे बाल, सीलिया पाए जाते हैं, आप आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पक्षमाप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पक्षमाप कहते हैं, ठीक। तो ये चार प्रकार के हो गए, सल्की हो गया, घनाकार हो गया। घनाकार का मतलब क्या हो गया बेटा, क्यूब के आकार की। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है ना, कलर बदल लेते हैं ना, थोड़ा सा स्मार्ट कलर लेते हैं। स्मार्ट पीपल आर ऑलवेज यूज स्मार्ट कलर, है ना, यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। देखो, तो क्यूब, घनाकार का मतलब क्यूब हो गया, क्यूब का मतलब घन के आकार का, घनाकार मतलब बेटा घन के आकार का, है ना, घन के आकार का। तो जो घन के आकार का है उसको क्या बोलेंगे, उसको घनाकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घनाकार बोलेंगे। तो हमने क्या कहा बेटा, आकार के आधार पर। किसके आधार पर, आकार के आधार पर जो है कितने तरह के हो गए, ये चार तरह के हो गए। सल्की हो गया, घनाकार हो गया, स्तंभाकार हो गया, स्तंभ के आकार का, लंबा लंबा होगा, अभी चित्र आपको दिखाएंगे। और स्वरित सल्की का मतलब क्या हो गया, यहां पर परतों का निर्माण होगा, एक से ज्यादा परत पाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सल्की एपिथेलियम की। और आप यहां जो चित्र यहां पर देख रहे हैं, इस चित्र में बेटा कितनी परतें आपको दिखाई दे रही हैं, सिर्फ एक ही परत दिखाई दे रही है। एक ये इस तरीके से आई और ये इस तरीके से गई, ठीक, आई और गई। अब यहां पर सिर्फ एक ही परत का निर्माण है, ठीक। इसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया, ऐसे ऐसे, क्या हो गया, एक परत का। कितनी परत, सिर्फ एक परत का निर्माण कर रही है। और बीच में क्या है, ये केंद्रक है, ये काला काला क्या है, केंद्रक है, ठीक। तो कितनी परतें आपको दिख रही हैं, आपको कितनी परतें दिख रही है, सिर्फ एक परत दिख रही है। तो ये जो एक परत है, ये किसका निर्माण, ये किसके द्वारा बनाई जा रही है बेटा, तो ये सल्की एपिथेलियम के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। कोशिकाओं में जो रक्त नलिका है, रक्त नलिका मतलब जो रक्त की नलिका है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं अंग्रेजी में। जो रक्त नलिका है, उस रक्त नलिका का जो अस्तर है, जो उसकी लेयर है, या फिर कूपिका, कूपिका कहां पाई जाती है बेटा, फेफड़ों में पाई जाती है, ठीक। जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। वहां पर चपटी हुई, कैसी आपको दिख रही है, चपटी हुई दिख रही है ना, कुछ दबी हुई दिख रही है, चपटी हुई एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये बेटा कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये चपटी होती हैं। और कितनी परतें होती हैं, तो मैंने आपको बताया एक परत होती है। कितनी परतें हैं बेटा, तो एक परत होती है और चपटी होती है, ठीक है। और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होता है, पदार्थों का संवहन होता है। क्या होता है, जो पदार्थों का संवहन है
वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है? इस झिल्ली के माध्यम से, देखो ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है, इस झिल्ली के माध्यम से सिर्फ कुछ ही पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने का जो है मार्ग सिर्फ दिया जाता है। जैसे मान लो ये एक बीकर है और ये एक दूसरा बीकर है, ठीक है, या सिर्फ एक ही बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में क्या है, कोई बहुत सारे पदार्थ हैं, क्या है, कोई बहुत सारे पदार्थ हैं और यहां पर तुमने डाल दिया, यहां पर तुमने डाल दिया किशमिश को डाल दिया। किसको डाल दिया? ये तुमने डाल दिया किशमिश को, और ये है पानी, ये क्या है, जल। इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? ये जल भरा हुआ है, ठीक है। और इस जल में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कम हैं, और तुमने किशमिश को डाल दिया तो सुबह तुम क्या देखोगे, किशमिश फूल जाएगी। क्या हो जाएगा? किशमिश फूल जाएगी, मतलब जो जल है वो इस किशमिश के अंदर चला जाए, किशमिश फूल जाएगी। तो यहां पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। ये तुमको एक हमने सीधा उदाहरण दिया कि जब आप अक्सर आपने देखा होगा जब किशमिश को पानी में डाल दो तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। वहां पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। हर जगह पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं होती है। आप लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, जो कोशिका मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया था, ठीक। और वो जो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने आपको बताया था वो झिल्ली कैसी थी? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली थी। कैसी थी? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली थी, ठीक है। तो अगर और ज्यादा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के बारे में जानना है तो पहला लेक्चर देखो, जिसमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखना। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक, जो हर पदार्थ को अंदर नहीं ले सकती है। जितनी जरूरत है, जिसकी जरूरत है, सिर्फ उसको क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रास्ता प्रदान करेगी। उसको क्या बोलेंगे? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक। तो अगर हम आते हैं वापस से सल्की एपिथेलियम क्या है बेटा? तो जो सल्की एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं वो चपटी होती हैं और एक परत का निर्माण करती हैं, और शरीर के सभी अंगों में ये जो कोशिका है, ये जो ऊतक है, एपिथेलियम है, एपिथेलियम का ये जो सल्की वाला पार्ट है ये सब जगह पाया जाएगा। क्या? सब जगह पाया जाएगा, चाहे वो फिर आहार नली हो, चाहे वो मुंह का अस्तर हो, या वो बेटा रक्त नलिका हो, या फिर वो कूपिका हो। कूपिका कहां पाई जाती है बेटा? कूपिका पाई जाती है फेफड़ों में। कूपिका कहां पाई जाती है? फेफड़ों में। जब आप फेफड़ों की चर्चा करेंगे, जब आप फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कूपिका क्या है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं, ठीक, और हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। तो वहां पर क्या पाई जाएगी? ये सल्की वाली पाई जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, घनाकार, किसकी बात करते हैं? घनाकार एपिथेलियम की बात करते हैं। तो घनाकार का मैंने आपको बताया कि आकार में कैसी होगी, ये घन के आकार की होगी। कैसी बेटा होगी? घन के आकार की होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, क्यूब पढ़ा है ना, मैथ में क्यूब कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है। तो मैथ हमको आती भी नहीं है, कुछ ऐसे ही क्यूब होता है ना, जैसा भी होता हो, ठीक है। तो जो क्यूब होता है, जो घन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में घन, नहीं तो जो सर पढ़ाते हैं उनसे पूछना घन क्या होता है, वो बताएंगे। तो घन के आकार की होती है, वो क्या होती है? घनाकार होती है, ठीक है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जो ये आपको चित्र दिख रहा है, ये कैसा है? ये कैसा है बेटा? ये घनाकार है। ये जो आप ये इस तरह की कोशिका देख रहे हैं, ये कैसा है? ये घनाकार है, ठीक है। जो इस तरह से ये जो कोशिकाएं यहां पर पाई जा रही हैं, ये कैसा है? घनाकार। और ये नीचे कौन सी है? ये सल्की, क्योंकि हर कोई भी अंग हो वहां पर तुमको क्या मिलेगी? सल्की तो मिलेगी। अब उसके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो घन के आकार की है। किसके आकार की है? वो घन के आकार की है ना। बस ऐसे बनाते चले जाओ। बहुत आसान सा जो है चित्र है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आर्ट की जरूरत नहीं, इतना आसान है, आसानी से बनाते चले जाओ। बस गोले बनाते चले जाने हैं, ठीक है ना।
बस ऐसे गोले बनाते चले और चित्र बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब ये क्या है, ये केंद्रक है, ये क्या है जो बीच में है, ये क्या है, ये केंद्रक है। ठीक, तो ये घन के आकार की है। अगर बात करी जाए ये कहां पाई जाएंगी, कहां पाई जाएंगी, ये तो जो वृक्कीय नली है, वृक्कीय का मतलब वृक्क, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले चित्र दिखाया था जिसको हमने गुर्दे बोले थे। तो आपको याद होगा हमने कहा था गुर्दा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं किडनी और इसको हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। तो उस वृक्क की जो नलिकाएं हैं, उस वृक्क नलिकाओं में मतलब वृक्कीय नलिकाओं में और जो लार ग्रंथि है, अब लार ग्रंथि कहां पाई जाती है बेटा, आपको याद है लार ग्रंथि कहां पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है हमारे मुंह में। कहां पाई जाती है? आपके और हमारे सभी के मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो अब कैसे, अब मान लो आप किसी शादी पार्टी में गए और आप शादी पार्टी में किसी से मिलने जुलने तो जाते नहीं है। अब मान लो किसी की शादी है या कि कोई फंक्शन है या एंगेजमेंट है या कुछ भी है, तो वहां पर आपको बुलाया गया तो आप बड़ा सज धज के धूमधाम से जाते हैं। किस लिए? क्या दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जो ऐसा कह रहा है ना वो आपकी आंखों में पानी फेर रहा है। हकीकत क्या है, वो जाते हैं वहां पे 56 प्रकार के भोजन करने। जो वहां पे 56 प्रकार का खाना होता है ना, एक्चुअली खाना भी नहीं खाते हैं, है ना। वहां पर जाकर के जितनी भी ये नए नए प्रकार के जो आइटम होते हैं जो कभी कभी खाए जाते हैं, उनको पार्टी में खाने जाते हैं, है ना। जैसे ही भाई साहब पार्टी में पहुंचे तो दूल्हा और दुल्हन गए तो किनारे, है ना। ये जिसका बर्थडे है वो तो ठीक है, बर्थडे तो विश कर ही दिया जाएगा। अब उसका बर्थडे है तो क्या किया जाए? अपना मुद्दा क्या है, हम लोग किस लिए गए हैं? अपना मुद्दा है फोकस खाने पे। तो जैसे ही भाई साहब खाने में पहुंचे तो सब्जी रोटी तो किनारे, पहले नजरें गई मीठा क्या है ना। जो लोग मीठा खाते हैं तो मीठा क्या है, तो जहां पर छेने रसगुल्ले, अरे भाई वाह वाह क्या बात है भाई साहब। बस जैसे ही छेने देखे नहीं, मतलब यहां से छेने जहां रखे हैं वहां तक की जो रास्ता थी मतलब वो भी नहीं जा पा रहे हैं, और हमारे मुंह में भाई साहब ऐसी लार आई कि मतलब बस लग रहा है कि सारी लार तो ऐसे निकल जाएगी, छेना खा ही नहीं पाएंगे, है ना। और जैसे मान लो लड़कियां हो गई, अब लड़कियां जो मीठा खाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लड़कियां कहां भागेंगी, खाना आना कुछ नहीं, सीधे कहां बतासे, है ना भाई साहब, गोलगप्पे खाने हैं। और बस भाई साहब चाहे जितनी भीड़ लगी हो लेकिन दुन्ना तो मिल ही जाना है ना। और उसके बाद सबसे पहले सबसे बड़ा गोलगप्पा हमारे दुन्ने में आना है। तो भाई साहब जब तक वहां खड़े रहेंगे और वो दुन्ना, वो गोलगप्पा हमारे मुंह के अंदर जाएगा नहीं ना, तब तक इतनी लार आ जाती है, बड़ा पेट तो उसी से भर जाता है। तो ये जो लार आपके मुंह में आ रही है ना, ये स्वादिष्ट भोजन को देख करके, हालांकि भोजन तो कहीं ना गलत हो जाएगा क्योंकि तुम लोगों की नजर भोजन पे तो रहती नहीं है ना। तो ये जो लार टपक रही है ना तुम्हारे मुंह में, ये किसकी वजह से आ रही है? ये लार ग्रंथि की वजह से आ रही है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे मुंह में लार आए तुमको तुरंत याद आना चाहिए कि ये जो लार इस छेने को या किसी और चीज को देख करके ये जो लार टपक रही है ये किसकी वजह से आ रही है? ये लार ग्रंथि की वजह से आ रही है। और दूसरी बात तुमको उसी वक्त याद आनी चाहिए, गोलगप्पा बाद में खाना, छेना बाद में खाना, तुमको पहले याद आ जाना चाहिए। ये जो लार ग्रंथि है ना भाई साहब, इस लार ग्रंथि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो घनाकार पाया जाता है, घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। छेना खाते समय हमेशा ये घनाकार एपिथेलियम तुमको जो है याद होना चाहिए, समझे ना। तो ठीक है, जो वृक्कीय नली है और ये जो लार ग्रंथि है, इस नली का जो अस्तर है, अस्तर का मतलब हो गया परत। क्या हो गया? परत। इसका निर्माण करता है, यह आंतरिक सहारा भी प्रदान करता है। ये जो एपिथेलियम कोशिकाएं हैं ये प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में कार्य करता है। जैसे देखो लार ग्रंथि हो गया तो ग्रंथि कोशिका के रूप में कार्य करता है। पदार्थों का स्त्राव, स्त्राव का मतलब हो गया निकलना, है ना। स्त्राव का मतलब क्या हो गया? निकलना। तो पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर, कहां? अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। और बहुकोशिक मतलब एक से ज्यादा ग्रंथि, बहुकोशिक का मतलब क्या है बेटा? एक से ज्यादा, एक ग्रंथि या एक से ज्यादा ग्रंथि भी हो सकती है ना। तो एक से ज्यादा ग्रंथि, बहुकोशिक ग्रंथि मतलब एक से ज्यादा ग्रंथि का निर्माण करता है। और उस अवस्था में क्या कहेंगे? ग्रंथिल एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ग्रंथिल एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है ना। तो अगर एक ग्रंथि भी हो सकती है, एक ग्रंथि कोशिका भी हो सकती है, या फिर एक से ज्यादा ग्रंथि कोशिका भी हो सकती है, और उसको बोलेंगे ग्रंथिल एपिथेलियम। कहां पाया जाएगा?
तो वृक्कीय नली में पाया जा सकता है या फिर लार ग्रंथि में पाया जा सकता है। ठीक है, किसके आकार का होता है बेटा, तो एक शब्द में आप जानेंगे घन के आकार का होता है, क्यूब के आकार का होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा घनाकार। अब हम बात करते हैं तीसरे की, पच्छाभ एपिथेलियम की बात करते हैं। पच्छाभ एपिथेलियम को स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम चित्र में देखेंगे तो देखो पिछला जो चित्र देखा था इसमें इसकी जो लंबाई है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसकी ज्यादा है। तो लंबाई किसकी ज्यादा है, लंबाई इसकी ज्यादा है। एकदम खंबे की तरह इसकी संरचना दिख रही है। कैसी दिख रही है, खंबे की तरह इसकी जो संरचना है वो दिख रही है। तो खंबाकार मतलब कि खंबा कैसा होता है, स्तंभ के आकार का, सीधा एकदम खड़ा हुआ। बस इसमें भी गोले बना दो, है ना। तो अंतर क्या है दोनों में, इसका ये जो लंबाई है वो ज्यादा होगी, है ना। जो इसकी ये जो लंबाई है ये ज्यादा होगी। ठीक है, बस ये लंबाई जो है ज्यादा होगी, जबकि इसके पहले जो घनाकार देखा था उसमें लंबाई क्या होगी, उसमें लंबाई कम होगी। किसके आकार की होगी, घन के आकार की होगी। किसके आकार की होगी बेटा, घनाकार होगी, घन के आकार की होगी। ठीक है, और इसकी लंबाई कैसी होगी, स्तंभ के आकार की होगी। अब उसके बाद फिर वहां पे बस ऐसे ये डायग्राम बना दो इस तरह से, है ना, इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, तो बस इस तरह से क्या बन जाएगा, चित्र का जो है बन जाएगा। ठीक, कहां पर पाया जाता है, तो बेटा जो आंत का भीतरी स्तर है। आंत मतलब आहत किसका भाग बेटा, आहार नाल का भाग होता है। जो हमारी आहार नाल होती है उस आहार नाल में क्या पाई जाती है, आंत होती है। उस आंत का जो भीतरी स्तर है वहां पर स्तंभाकार या पश्चिमाभि। पश्चिमाभि का मतलब हमने आपको क्या बताया था, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये लंबी, क्या लिखा है, लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद। आकार में कैसी होती है मेरे बच्चों, कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। या फिर आंत की बात करें या फिर हम किसकी बात कर सकते हैं, श्वास नली की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, श्वास नली की। अब श्वास नली किसका भाग है, तो श्वास नली भाग है फेफड़ों का। किसका भाग है, फेफड़ों का भाग है ना। ये जो आपको गले के सामने ये जो मोटी सी, जिसको दबा दो तो आवाज ही नहीं निकलने लगती है ना, और ज्यादा कस के दबा दो तो बेटा आदमी भगवान को, अल्लाह को प्यारा हो जाता है ना। तो ये जो श्वास नली है इसको दबाने का नहीं, इसको ऐसे प्यार करने का, है ना। और अगर कोई ज्यादा बोले तो थोड़ा धीरे से दबा देने का। ठीक है, तो ये जो श्वास नली है ना, जो कि फेफड़े के भाग है, इस श्वास नली में जो एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो उसकी सतह पर क्या पाई, बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो बाल जैसी संरचनाएं हैं इसी को अपनी बायो की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, पश्चिमाभ कहते हैं। ये पश्चिमाभ गति कर सकते हैं, इनकी गति से श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता प्रदान करी जाती है। और इस प्रकार के एपिथेलियम को बेटा क्या कहते हैं, इस प्रकार के एपिथेलियम को पश्चिमाभी एपिथेलियम, पश्चिमाभी या फिर स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, बाल जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको अपनी जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, पश्चिमाभ कहते हैं। ये श्वास नली में भी हमको मिलेंगी। अब ये जो श्वास नली है यहां पर भी ये हेयर्स, ये छोटे छोटे बाल हैं, है ना। तो अब जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो एकदम उसकी जो रास्ता है उस रास्ते को क्या करती जाएगी, साफ करती जाएगी। वहां पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, इस श्वास नली के अंदर कैसा पदार्थ, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। उस चिपचिपे से पदार्थ को श्लेष्म कहते हैं। कहां लिखा है, ये लिखा है। उस चिपचिपे से पदार्थ को क्या कहते हैं, श्लेष्म कहते हैं। तो उसकी गति को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बेटा किसका काम है, स्तंभाकार एपिथेलियम का, या इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमाभी एपिथेलियम भी कहते हैं। स्तंभाकार क्यों कहते हैं, आकार के आधार पे कहते हैं। इसका जो आकार है बेटा वो स्तंभ के आकार का होता है। और पश्चिमाभी एपिथेलियम क्यों कहते हैं, तो पश्चिमाभी का मतलब पश्चिमाभ और उसका मतलब है सीलिया, मतलब कि ये बाल जैसी संरचना है। क्या, कैसी संरचना है मेरे बच्चों, बाल जैसी संरचना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्तंभाकार या फिर पश्चिमाभी एपिथेलियम कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो सबसे चौथा, ये देखो 4 प्रकार हम लोगों ने देखे थे कि जो एपिथेलियम है उसमें 4, एक तो हो गया सल्की,
जो हमारे शरीर का कोई भी अंग हो उसकी जो सबसे पहली परत होती है, जो ऊपरी परत होती है, जो चपटी होती है, वो कौन सल्की होती है। इसके बाद देखा घनाकार, घन के आकार की, फिर देखा हमने पश्चिमाभी। अब देखेंगे स्वरित सल्की, मतलब जहां पर बार बार लेयर पाई जाती हो। ये क्या है बेटा, ये है स्वरित, सल्की के ही जैसा है, समझे ना, सल्की के ही जैसा है लेकिन स्वरित सल्की है। स्वरित सल्की का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा परत होंगी, यहां पर क्या होंगी, एक से ज्यादा परत, एक से ज्यादा परत यहां पर पाई जाएंगी। ठीक है, देखो जो हम लोगों ने पिछला चित्र देखा था तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक ही देखा था। जैसे अगर आपको चित्र दिखाते, देखो ध्यान से, पहले चित्र देखते हैं, ये देखो, इस चित्र को देखो, सिर्फ एक परत है, सिर्फ एक लेयर है। कितनी लेयर, एक लेयर, सिर्फ एक परत है। और इसी की जब बहुत सारी परतें, एक फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे एक एक करके जो परतें बढ़ती चली जाती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको स्वरित सल्की बोलेंगे। मतलब जो स्तर है उसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या बढ़ता चला जा रहा है। उसकी जो हाइट है, इसकी जो बेटा ये हाइट है, ये क्या हो जाएगी, ये बढ़ती चली जा रही, नीचे से ऊपर की तरफ एक एक करके। एक परत ये हो गई, ठीक, दूसरी परत ये हो गई, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, काला। एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये है, चौथी परत ये है, पांचवी ये, छठवीं ये, सातवीं, फिर आठवीं। कितनी परतें हो गई, 8 परत हो गई। तो एक नहीं, कितनी परतें हो गई बेटा, यहां पर इस चित्र में आपको कितनी परत दिख रही है, 8 परत दिख रही है। तो ये 8 हो सकती है, 8 से ज्यादा हो सकती है, 8 से कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 8 ही रहेंगी, 8 से ज्यादा भी हो सकती है, 8 से कम भी हो सकती है। लेकिन ये क्या है, परतें हैं, क्या है बेटा, एक से ज्यादा परत है। शरीर का जो रक्षात्मक कवच है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, त्वचा, है ना, स्किन, ये जो हमारी त्वचा है, अगर आपको कोई ढकेल दे या आप किसी को ढकेल देंगे, तुरंत ये स्किन हमारी नहीं फटती है ना। अगर कहीं गिर गई या मान लो कहीं निकले, दीवार की रगड़ लग गई, ठीक है, अब दीवार की रगड़ लग गई तो यहां पे खरोच आ जाती है। खरोच मतलब कि एक लेयर फटी, 2 लेयर फटी, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ खरोच आई, खून नहीं आया, ब्लड नहीं आया, है ना। दीवार में खरोच लग गई, कभी कभी कस के खरोच लग जाती है तो छुओ बड़ा दर्द होता है ना। तो उसकी 3-4 परतें हट जाती हैं, लेकिन फिर भी खून नहीं आता है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सी, इस त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्वरित सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो त्वचा किसका उदाहरण है, स्वरित सल्की का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर एक नहीं, एक से कई ज्यादा परतों का निर्माण यहां पर होता है। तो इसका उदाहरण क्या है बेटा, त्वचा, और इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, इनको कटने या फिर फटने से बचाने के लिए बेटा क्या लिखा है, कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। इस त्वचा की लेयर को, इस स्किन को कटने या फटने से बचाने के लिए, अब तुम चाकू लेकर के या ब्लेड लेके ही काट दो, फिर कह दो सर ने कहा था कि नहीं कटेगी, तो भाई साहब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक है, कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। ये कई परतों के पैटर्न में पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। एक भाषा में समझेंगे तो एक से ज्यादा परतें यहां पर पाई जाती हैं, जिसको स्वरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण है बेटा, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वो है त्वचा। ठीक है, चलो अब ये हो गया एपिथेलियम के बारे में, इतना एपिथेलियम के बारे में हो गया, सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियम। अब हम लोगों को पढ़ना है दूसरा, जो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ लिया, पहला टॉपिक क्या था, एपिथेलियम, दूसरा टॉपिक है संयोजी ऊतक। 2 ही ऊतकों की चर्चा करनी है, एक ऊतक की चर्चा कर ली जो काफी बड़ा था, दूसरा संयोजी ऊतक है, छोटा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझेंगे। तो दूसरा क्या है बेटा, संयोजी ऊतक है। ठीक है, इस संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा करनी है। ये संयोजी ऊतक क्या होता है बेटा, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में थोड़ा कम जुड़ी होती हैं। जैसे भी हम लोगों ने पिछले जितने भी डायग्राम देखे थे, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी कोशिकाएं लगातार जुड़ी हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा एक दूसरे से कम जुड़ी होती हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं पाया जाता है। वहां पर अंतराकोशीय स्थान कम थे, क्योंकि एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी थी, ये कम जुड़ी होती है। तो यहां पर जो अंतरकोशीय स्थान है, वो कि ये जो अंतरकोशीय स्थान है, ये बेटा क्या होगा, ये ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पर जो अंतरकोशीय स्थान था
वो कैसा था, कम था। ठीक है, जो अधात्री है, अधात्री क्या होता है बेटा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं म्यूकस, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ। हिंदी में क्या कह सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ। तो ये जो म्यूकस है, अधात्री है, ये जेली की तरह, जेली खाई है ना, दो गाढ़ी भी होती है और ज्यादा पतली भी नहीं होती है, तो तरल लेकिन सघन या कठोर हो सकती है। ठीक है, कैसा होता है बेटा, चिपचिपा पदार्थ होता है, किसका, संयोजी ऊतक का। अगर हम संयोजी ऊतक के उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण और जरूरी उदाहरण होता है बेटा रक्त। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें अस्थि की भी बात करते हैं। अस्थि को अगर हम लोग सही शुद्ध भाषा में समझे तो हड्डियां, क्या है ये, हड्डियां हैं। ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं। आपका शरीर जो क्या है, किससे बना है, हड्डियों के ढांचे से ही तो बना है, उस हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। ठीक है, रक्त को क्या कहते हैं, ब्लड। ठीक, और ये हो गई अस्थि। इसके अलावा हम लोग यहां पर उपास्थि के बारे में भी पढ़ेंगे। उपास्थि क्या है, उपास्थि क्या है, आपकी ये नाक, यहां मोड़ो मुड़ जाएगी, यहां मोड़ो मुड़ जाएगी, कान ऐसे मोड़ो मुड़ रहा है, तो ये जो कान है किसका बना है, ये उपास्थि का ही बना है। मतलब हड्डी, अब ये हाथ है तुम्हारा, इसको मोड़ोगे तो यहां से मुड़ेगा, कहां से मुड़ेगा, यहां से मुड़ेगा ना, लेकिन तुम कहो इसको यहां, ये बीच से मोड़ के दिखाओ, तो यहां से नहीं मोड़ सकते हो, यहां से मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते। कहां से मुड़ेगा, जहां ज्वाइंट है, जहां एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी है, यहां से मुड़ेगा, यहां से घूम जाएगा, यहां से घूम जाएगा, है ना। लेकिन उसको बोलो यहां इधर से इसको मोड़ के दिखाओ, मोड़ पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये बेटा अस्थि है, हड्डी है, बोन है, ये यहां से नहीं मुड़ सकती है। लेकिन ये कार्टिलेज है, इसको तुमको ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ दोगे, तो ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ लोगे, उल्टा मोड़ो तो गुड़मुड़िया तो बिल्कुल बेचारे को, है ना। यही, हे भगवान, तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर मेरे कान में दर्द होने लगा, सॉरी 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 सॉरी, मेरा कान लग गई। तो ये जो कान है ये कहीं से भी मुड़ रहा है, तो ये किसका बना है, उपास्थि का। तो अस्थि और उपास्थि में सबसे बड़ा अंतर यही हो गया, अस्थियां आपको मोड़ नहीं सकते हो, मुड़ती नहीं है। उपास्थि लचीलापन होता है, इनमें ये मुड़ जाती हैं। अस्थि में लचीलापन नहीं होगा, उपास्थि में लचीलापन पाया जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया, रक्त हो गया। तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके अलावा वसा युक्त ऊतक भी होता है, हम लोग उसको भी समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है बेटा, क्या, रक्त, जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग जो है रक्त के बारे में समझते हैं। ये जो रक्त है ना बेटा, ये रक्त कहां पाया जाता है, ये रक्त हमारे जो है शरीर में ही अंदर पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है, हमारे शरीर में ही पाया जाता है। तो ये जो रक्त है किसका उदाहरण है बेटा, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो चलिए चर्चा करते हैं रक्त की। तुमने मेरा खून पी लिया, चूस लिया ना, बहुत मेरा खून चूसते हो। ये एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, हमको ना जिम्मेदार ठहरा देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रक्त बहाने की, है ना। या कभी कभी कहते हैं ना, बहुत खून पीती हो यार, तुम कम खून पिया करो, है ना। मच्छर, जो मच्छर आपको काटता है ना, एक्चुअली वो काटता नहीं है, वो काटती है। ठीक, उसी की बात हम कर रहे थे, तुम पता नहीं क्या सोचने लगे। जो मच्छर आपको काट रहा है ना, वो मच्छर आपको काट रहा नहीं है, काट रही है। क्या, तो कैसे पता, क्योंकि कभी भी जो मेल, जो नर मच्छर होता है वो नहीं काटता, हमेशा फीमेल मच्छर ही काटती हैं, है ना। तो जो खून पीने का काम है वो कौन करती हैं, वो लड़कियां ही करती हैं। लड़के बेचारे बहुत सीधे होते हैं, है ना। तो देखो, जो रक्त है, जो ब्लड है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, दो चीजें पाई जाती हैं बेटा, समझ लो। एक पाया जाता है प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है संगठित पदार्थ। ठीक है, दो चीजों में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा संगठित पदार्थ। अगर हम मान लें कि रक्त क्या है बेटा, अपने आप में 100% है, 100% है, तो इस 100% रक्त में जो प्लाज्मा है वो 55% है और जो संगठित पदार्थ है वो
45% है। अब ये जो संगठित पदार्थ है, इस संगठित पदार्थ में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो बेटा इसमें आ जाता है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या आ जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं। और क्या आ जाता है? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, चलो ऐसे लिख देते हैं। एक तो आ जाएगा इसमें लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में RBC, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। और क्या आ जाएगा? और आ जाता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या आ जाता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक। और आ जाती है पट्टिकाणु। क्या आ जाती हैं? पट्टिकाणु, जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं ना। जब आपको चोट लग जाती है कभी, और वो चोट लगने से खून आने लगता है, खून बाहर बहने लगता है इन कोशिकाओं के फट जाने से, त्वचा के फट जाने से जब खून बहने लगता है, तो थोड़ी देर बाद अपने आप वो जम जाता है। किसकी वजह से? वो पट्टिकाणुओं, प्लेटलेट्स की वजह से ही वो काम होता है। यहां पर कुछ ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं फाइब्रिनोजन नाम की, जो खून को जमने में, रक्त का थक्का बनाने में काम करती हैं। तो जो पट्टिकाणु है वो रक्त का थक्का बनाने में काम करती है, जबकि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, जिनको हम लोग WBC कहते हैं, ये जो WBC है क्या करती हैं? जब हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया, कोई जीवाणु या कोई विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की नाकामयाब कोशिश करता है, तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये एक्टिव हो जाती हैं और उस जीवाणु को, विषाणु को मार मार के उसको निपटा देती हैं। ठीक, वो बेचारा मर जाता है। और इसी की वजह से हमको कभी कभी फीवर भी आने लगता है जैसे बुखार आ गया है। तो बुखार आने का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि बुखार आने का मतलब यह होता है कि आपके शरीर में किसी जीवाणु या विषाणु ने, बैक्टीरिया या वायरस ने हमला किया है। उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए ये श्वेत रुधिर कणिकाओं ने अपनी संख्या को बढ़ाना चालू कर दिया है और एंटीबॉडी, जिससे उन विषाणुओं को मारा जाता है, उस एंटीबॉडी को बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो अचानक से जब ये WBC अपने काम को बहुत तेज कर देती हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगती हैं और एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं जिससे उस बैक्टीरिया को मारा जाए, उसी की वजह से हमें क्या आ जाता है? फीवर आ जाता है। और हम क्या करते हैं? हम तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं। तो कभी भी अगर आपको बुखार आ रहा है ना बेटा, तो तुरंत मेडिसिन नहीं खानी है कि बुखार आया आपने तुरंत मेडिसिन खा ली, तुरंत दवाई खा ली। क्यों? वो दवाई भी क्या है? वो एंटीबॉडी है ना, एंटीबायोटिक्स है। वो एंटीबायोटिक आप बाहर से ले रहे हो मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में, लेकिन आपके शरीर में खुद ही एंटीबायोटिक है। क्या? WBC है ना। तो WBC खुद ही जीवाणु और विषाणुओं को मारने का काम करती है। तो जब भी कभी बुखार आए तो तुरंत दवाई नहीं खानी चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आपको बुखार 2 दिन 3 दिन 4 दिन आ रहा है, आपने दवाई नहीं खाई, सबने मना किया था नहीं बुखार आए दवाई नहीं खाओ, हमारी WBC काम करती है। अगर एक दिन बुखार आया है, जैसे आज बुखार आया, ठीक है, तो तुरंत जो है मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि WBC काम कर रही है, अपनी संख्या को बढ़ा रही है, एंटीबॉडीज बना रही है जो बैक्टीरिया को मारने में काम आएगी। इसकी वजह से क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। हमारी जो शरीर की जो मशीनरी है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। ठीक, एक दिन तक अगर बुखार सही नहीं होता है तो इसका मतलब आने वाला बैक्टीरिया, बाहर से अंदर आने वाला, हमारे शरीर के अंदर आने वाला वायरस ज्यादा खतरनाक है, जिसको हमारी WBC मार नहीं पा रही है। तो फिर हमको बाहर से एंटीबॉडी, मतलब बाहर से मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक, अगर कभी भी तुरंत बुखार आ रहा है तो दवाई नहीं खाने का। ठीक, और लाल रुधिर कणिकाएं तो पता ही है, ये जो लाल रुधिर कणिकाएं, नाम से ही इसमें लिखा है लाल, मतलब ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। क्या करती है? लाल रंग प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ब्लड है, जो रक्त है, वो कैसे होता है? लाल रंग का होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको हम लोग HB से लिखते हैं। मतलब पूरा हीमोग्लोबिन ना लिख करके सिर्फ शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? HB। तो ये तो बात हो गई किसकी बेटा? संगठित पदार्थ की बात हो गई कि ये क्या है बेटा?
ये संगठित पदार्थ हैं। अगर प्लाज्मा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा की बात करेंगे, तो ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन, ठीक, और इसमें पाया जाता है जल, कितना, 90 से 92%। इस 55% का न लगभग 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है, जल होता है। बाकी 6 से 8% क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। तो जल हो गया और प्रोटीन हो गया। इसके अलावा क्या हो गए, कुछ लवण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ लवण भी पाए जाते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन, जिसको हम लोग लिखते हैं HCO3, क्लोराइड आयन लिख दिया सोडियम, कैल्शियम आयन लिख दिया Ca, और भी है ना, और भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पाई जाती हैं, ये सब बेटा प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेटा किसके बारे में हो गया, रक्त के बारे में हो गया। और रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो ये संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, कोई भी पूछे बेटा रक्त क्या है, तो आप बताएंगे ऊतक। कौन सा ऊतक है रक्त, तो संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा रक्त के बारे में। ये पूरी डिटेल चर्चा समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो दोबारा बैक करो, रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 10वीं में भी आपके काम आने वाला है। ठीक, चलो, तो ये हो गया। अब देखो, ये वही लिखा है रक्त के बारे में। अब ये जो आप यहां पर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, ब्लड है, रक्त है। इस रक्त में जो आपको ये इस आकार की ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, है ना, ये जो बहुत सारी ये दिखाई दे रही है ना, ये लाल रंग की, ये क्या है, ये आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं। और ये आपको जो नीले कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये है ना कीड़े मकोड़े की जैसी, ये क्या है, ये प्लेटलेट्स है, मतलब पट्टिकाणु है। क्या है, पट्टिकाणु है। और ये जो पीले कलर की जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये जो फैला हुआ है ये सब, तो ये क्या है, ये प्लाज्मा है। ये क्या है, ये प्लाज्मा है। ठीक, तो ये पूरा रक्त है। रक्त एक तरल आधारतरी भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और हमको यहां पर लाल रक्त कणिकाएं मिल जाएंगी। ठीक है, वो प्लाज्मा में नहीं होती, रक्त में होती हैं। ठीक है ना, प्लाज्मा में लाल कणिकाएं नहीं होती, कहां होती हैं, रक्त में होती है ना। तो यहां पे लिख दो रक्त में। रक्त में क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिसे पट्टिकाणु कहते हैं। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में प्रोटीन मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। नमक का मतलब क्या हो गया, NaCl। और जब NaCl को तोड़ोगे तो बेटा सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है, ये लवण है। ठीक है ना, क्या है, लवण है। ठीक है, और हार्मोन्स भी कुछ हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा रक्त बेटा काम क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। शरीर में पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से शरीर के दूसरे भाग में संवहन करता है, मतलब कि लेकर के जाता है। तो ये बेटा किसके बारे में है, ये रक्त के बारे में है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये हो गया रक्त के बारे में। अब अगला उदाहरण क्या था, तो अस्थि और उपास्थि। तो अब समझेंगे अस्थि और उपास्थि के बारे में। तो देखो अस्थियां क्या हैं, ठीक है ना, अस्थियां क्या होती हैं, तो शरीर को आकार प्रदान करने का काम करती हैं। हमने आपको बताया तो जो हमारा पूरा का पूरा शरीर है वो हड्डियों के ढांचे से बना है। किससे बना है, हड्डियों के ढांचे से बना है। और इस हड्डी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी हड्डी ही कहते हैं, लेकिन उसको अपनी जीव विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे, अस्थि कहेंगे। तो बेटा ये जो अस्थि है ये शरीर को आकार प्रदान करती है और मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी देती है। क्या करती है, सहारा भी देती है। यह ऊतक मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं। अब जो हड्डियां हैं
ये चाहे हाथ की हड्डी हो, चाहे पैर की हड्डी हो, चाहे ये यहाँ पर पसलियां पाई जाती हैं, चाहे ये रिब्स हो, चाहे हमारा ये जो मस्तिष्क है ये हड्डियों के ढांचे के अंदर है, तो ये जो हमारा अब गिर गए, हम सर के बल गिर गए, तो क्या हमारा मस्तिष्क खराब हो जाता है? क्या हमारा ब्रेन खराब हो जाता है? क्या नहीं खराब होता। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क किसके अंदर है? ये एक हड्डी का ढांचा है, इसके अंदर है, ठीक है ना। हम अगर सीने के बल गिर गए तो यहां पर क्या है? फेफड़े हैं, हृदय है, तो क्या हमारा दिल टूट जाता है? क्या तो बिल्कुल टूट जाता है ना। अब कोई और तोड़ दे एक अलग बात है, लेकिन गिरने से नहीं टूटता है, ठीक है ना। हमारे फेफड़ों में चोट आती है, क्यों? उसके ऊपर ये जो हड्डियों का ढांचा है ना, ये उसको बचा लेता है। तो कैसा होता है बेटा? ये मजबूत होता है और कैसा होता है? कठोर होता है। किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम, Ca++ कैल्शियम का बना होता है। और फास्फोरस, केमिस्ट्री में उसको पी से लिखते हैं ना, फास्फोरस से बना होता है, ठीक। अब जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहां पर 2 पॉइंट हैं। अस्थि में पाया जाता है स्नायु और पाया जाता है कंडरा। अब ये स्नायु और कंडरा क्या है? तो देखो, हमारा जो शरीर है वो हमने आपको बताया अस्थियों का एक ढांचा है। तो या तो एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ी होगी, एक अस्थि जो है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होगी, या फिर एक हड्डी मांसपेशी से जुड़ी होगी, ठीक। 2 ही कंडीशन हो सकती है। हमारे पूरे शरीर जो कि हड्डियों का ढांचा है उसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, 2 शर्तें हो सकती हैं। एक हड्डी या एक अस्थि, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? अस्थि बोला। एक अस्थि दूसरी अस्थि से, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्नायु बोलेंगे। और अगर एक हड्डी दूसरी मांसपेशी से जुड़ी है तो उसको कंडरा बोलेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है? 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक। 2 अस्थियां आपस में, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। जबकि जो अस्थियां, अब यहां 2 नहीं लिखा है, जो अस्थियां मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है। जो अस्थियां क्या करती हैं? मांसपेशियों को जोड़ेंगी। एक अस्थि और एक क्या हो गई? मांसपेशी हो गई। उसको क्या बोलेंगे? उसको कंडरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको कंडरा बोलेंगे। तो ये स्नायु और कंडरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब 2 हड्डियां या 2 अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं तो उसको स्नायु कहते हैं, जबकि एक हड्डी और एक मांसपेशी जुड़ी होगी तो उसको कंडरा कहेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया बेटा अस्थि के बारे में। अगर हम बात करते हैं उपास्थि के बारे में, तो हमने आपको बताया जैसे कि हमारी ये नाक है या फिर ये हमारे प्यारे से कान है, इनको जहां मोड़ दो, जैसे मोड़ दो, जितना मोड़ दो, बेचारे मुड़ जाते हैं। हड्डियां नहीं मुड़ती हैं, अस्थियां नहीं मुड़ेंगी, लेकिन उपास्थियां मुड़ जाती हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो बेटा उपास्थियां हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है, क्योंकि हम लोग संयोजी ऊतक की ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान पाया जाता है, ठीक। इसकी जो ठोस अधात्री है वहां पर हमको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा और शर्करा। मतलब उपास्थि में हमको क्या मिल जाता है? प्रोटीन मिल जाती है और शर्करा मिल जाती है। ये अस्थियों को जोड़ने, ये जोड़ों को चिकना बनाती हैं। ये जो प्रोटीन और शर्करा है बेटा क्या करती है? अस्थियों के जोड़े को, जहां पर अस्थियां आपस में जुड़ रही हैं उस हिस्से को, जैसे मान लो अब ये यहां पे आपस में ज्वाइंट है तो इसको क्या कर रही है? चिकना बना रही है। यहां पर आपस में ज्वाइंट है, ठीक है, जैसे घूम रहा है तो इसको क्या कर रही है? चिकना बना रही है, ठीक है। अब ये जो उपास्थि है, ये चाहे नाक हो, चाहे हमारे कान हो, या हमारा कंठ हो, यहां पर श्वास नली के ऊपर ये जहां से आवाज आ रही है ना, कंठ को स्वर यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहां से आवाज निकलती है। और चाहे वो श्वास नली हो, ये जो श्वास नली है ना, ये जो श्वास नली, ये जिसको पकड़ के दबा दो तो बेचारा आदमी मर जाए, है ना, लेकिन दबाना नहीं, ठीक है। तो चाहे नाक हो या कान हो या कंठ हो, जिसको स्वर यंत्र भी कहते हैं, जहां से आवाज निकलती है, या फिर बेटा क्या हो? श्वास नली हो, वहां पर ये सब क्या होता है? उपास्थि पाई जाती है, ठीक। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ की अस्थि को नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है, जिससे आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएं, ठीक। क्या लिखा है? कि हम कान की उपास्थि को, मतलब इस कान को हम लोग मोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, खाली मरोड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते हैं। क्या आप हाथ की इस हड्डी को मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कान की या नाक की, उसको ऐसे करके क्या कर सकते हैं? घुमाया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया बेटा किसके बारे में? उपास्थि के बारे में। अब यहां पर ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे फिर वो वसामय ऊतक हो, क्या हो?
वसामय ऊतक हो या फिर एरियोलर संयोजी ऊतक हो। तो एरियोलर का मतलब क्या है कि यहां पर पाई जाती है हवा, मतलब एरियोलर का मतलब हो गया कि यहां पर जो रिक्त स्थान पाया जाएगा, गुहिकाएं पाई जाएंगी और उस गुहिकाओं के अंदर हवा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो एरियोलर संयोजी ऊतक है त्वचा और मांसपेशियों के बीच, कहां पर, त्वचा और मांसपेशियों के बीच या फिर रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक, यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। क्या करता है? खाली जगह को भरता है। ठीक, और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। ठीक, तो ये इसका कार्य हो गया। क्या हो गया? ये इसका कार्य हो गया। ठीक, क्या है? पहली बात तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाएगा, दूसरा रक्त नलिकाओं के चारों ओर पाया जाएगा, तीसरा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाएगा। ठीक, तो वहां पर क्या करेगा? जो खाली जगह है, क्या है? जो खाली जगह है उसको भरता है। ठीक, कार्य की अगर बात करेंगे भैया, एरियोलर संयोजी ऊतक का काम क्या है? ये तो ठीक है करता है, लेकिन कार्य क्या है? तो कार्य बेटा आंतरिक अंग, जो हमारे अंदर अंग है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और जो ऊतक बेचारे पुराने हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनकी मरम्मत करता है। ठीक, तो ये तो हो गया एरियोलर संयोजी ऊतक के बारे में। अब वसा ऊतक के बारे में बात करेंगे तो वहां पर क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। क्या करते हैं वो वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता। अब त्वचा के ऊपर तो नहीं होगा ना, इस त्वचा के नीचे ही, या जैसे हमारा पेट है, ये स्किन है, इसके नीचे ही क्या होगा? वसा होगा। तभी तो जब वसा इकट्ठा हो जाता है तो क्या पेट निकलने लगता है ना। तो वो पेट क्यों निकलता है? क्योंकि वसा, इस त्वचा के नीचे वसा इकट्ठा होने लगता है, तो वो वसा में ही ऊतक होता है। ठीक है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं या वो वसा की गोलिकाओं से क्या होती हैं? वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। ठीक, वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मी कुचालक होता है। मतलब जिसमें ऊष्मी कुचालक का मतलब क्या हो गया कि मतलब जिनके शरीर में ये वसा ऊतक ज्यादा होते हैं, या ये जो लोग जैसे ज्यादा मोटे होते हैं, है ना, उनको गर्मी भी क्या कर होती है, जो है उनको गर्मी ज्यादा लगती है। तो क्या होते हैं? वो ऊष्मी कुचालक होते हैं, मतलब उनको गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है ना, तो देखना जो लोग मोटे होते हैं या जो हेल्दी होते हैं, मतलब जिनमें वसा ज्यादा पाए, हेल्दी का मतलब एक स्वस्थ होता है, लेकिन एक हो गया जिसमें क्या हो, वसा ज्यादा पाया जाता हो। ठीक है, तो जब वसा इकट्ठा हो जाता है त्वचा के नीचे तो शरीर फूलने लगता है। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है, इसकी वजह से उसमें गर्मी भी ज्यादा लगती है। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक में 4 तरह के ऊतक होते हैं, जिसमें 2 तरह के ऊतक की आज हम लोगों ने चर्चा करी है। पहला जो ऊतक है उसमें हम लोगों ने पढ़ा एपिथीलियम के बारे में, और एपिथीलियम के 4 भाग थे, जिसमें सल्की है, जिसमें घनाकार है, जिसमें स्तंभी या उसको पच्छमाभी भी कहते हैं, और चौथा स्वरित सल्की है। तो ये चारों ही एपिथीलियम के भाग थे, जिसको हम लोगों ने एक एक करके चित्र के माध्यम से समझा। ठीक, सल्की में सिर्फ एक परत होती है, घनाकार घन के आकार का होता है। ठीक है, जो स्तंभकार, जो स्तंभी है वो स्तंभ के आकार का होगा, स्तंभाकार हो जाएगा, या उसी को पच्छमाभी कहते हैं क्योंकि उसमें बाल के आकार की संरचना या सीलिया पाई जाती है। ठीक, इसी प्रकार से जो दूसरा है जो संयोजी ऊतक है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण एपिथीलियम है। ठीक, तो एपिथीलियम तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन संयोजी ऊतक में हम लोग पढ़ते हैं रक्त के बारे में, अस्थि के बारे में, उपास्थि के बारे में। ठीक है, अस्थि में हम लोग स्नायु की चर्चा करते हैं और कंडरा की चर्चा करते हैं। स्नायु जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, और कंडरा जो एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक, उपास्थि जिसको मोड़ा जा सकता है, अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, रक्त की चर्चा करी जिसमें हम लोगों ने लाल रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाओं और पट्टिकाणुओं की चर्चा करी। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा रक्त लाल कलर का होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं एंटीबॉडी निकालती है, जो जीवाणु और विषाणु मतलब बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करती हैं, जो बाहर से हमारे शरीर में आकर के इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जो पट्टिकाणु हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। जब हमको चोट लग जाती है तो खून आने लगता है, थोड़ी देर बाद वो खून अपने आप जम जाता है, वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स में ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं जो एक्टिव होकर के जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, और
जो है उसके ऊपर एक पपड़ी की संरचना बना देती है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। ठीक, तो रक्त के बारे में पढ़ा, अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ा, और लास्ट में दो छोटे छोटे से टॉपिक उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेटा आज की क्लास जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, और अगर रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी को पता है कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग पेशीय और तंत्रिका ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे, और इतना पढ़ने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लेक्चर होगा वो सारा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको किस तरह से करना है। तो इन सारी ही चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।